So 12th class, I hope you remember that in the last class we discussed about the experiment in which it was proved that DNA is actually the material, DNA is actually the biomolecule that is transferred from one generation to another generation. Right? I hope you remember the Hershey Chase experiment in which we discussed कि कैसे उन्होंने prove किया था that it's the DNA which is actually being transferred from bacteriophages to bacteria and not the protein or any other molecule. In which what we did was we actually used radioactive phosphorus and radioactive sulfur because phosphorus is found in DNA and sulfur is found in protein, and then we used them to prove that DNA is actually being transferred from one bacteriophage to another bacteria, right? So we came to the conclusion that DNA is being transferred or DNA is the genetic material, right? So now today we are going to discuss the properties of genetic material. What are the ideal properties of a genetic material? And then we will analyze that what properties are found in DNA, and out of those ideal properties, what properties are found in RNA, and we will also discuss that why it's always DNA the most common genetic material, though we are very well aware कि कुछ viruses में आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है, राइट? बट यूजुअली मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डीएनए मिलता है, सो वी वुड डिस्कस व्हाई ओनली डीएनए, राइट? चलिए, तो अब हर्षे चेस के एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो समझ आ गया दैट डीएनए ही सबसे कॉमन जेनेटिक मटेरियल था, राइट? तो उससे अब लोगों को ये तो पता चला कि ठीक है, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, लेकिन जब लोगों ने आगे स्टडी करना शुरू किया और जैसे अब हमें भी पता है कि कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, राइट? एंड हेयर यू नीड टू मार्क दीज लाइंस, क्योंकि यहाँ से आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा that name two viruses or name three viruses which have RNA as the genetic material. MCQ में आ सकता है that out of the following select which virus or which organism has RNA as the genetic material, right? या फिर CBSE एक नंबर का क्वेश्चन दे सकती है. So please mark it as important. इसको याद रख लो. Tobacco, mosaic viruses and QB bacteriophage. तो ये तो viruses आपको specifically याद रखने हैं जिनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए. ओके, चलिए, इसके बाद अब हमें ये तो पता है कि डीएनए जो है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, बट रिमेंबर कि जिनकी बॉडी में डीएनए भी है, ऐसा तो नहीं है कि उनकी बॉडी में आरएनए नहीं बन रहा, राइट? आरएनए तो हमारी बॉडी में भी बन रहा है, चाहे हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. बात सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम नहीं कर रहा, बट उसके कुछ और अलग फंक्शंस हैं. कैसे फंक्शंस हैं? मैसेंजर का काम करता है, एडाप्टर का काम करता है, राइट? और वो अलग अलग फंक्शंस उन दोनों के इसलिए हैं क्योंकि दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? बहुत ज़्यादा डिफरेंस. इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी वर स्टार्टिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आई टोल्ड यू कि जो सेकंड पोजीशन है ना, वहाँ पे ओ एच आर एन ए में प्रेजेंट होता है और डीएनए में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डीऑक्सी, राइट? तो वो जो एक ओ एच की प्रेजेंस और एब्सेंस है ना, वो इनकी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देती है. जो हमारा आर एन ए है वो ओ एच के प्रेजेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और जो हमारा डीएनए है वो उसके एब्सेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, राइट? सो ये तो हुई डीएनए और आरएनए के केमिकल डिफरेंसेस की बात. साथ ही साथ इन एडिशन टू दैट वन मोर थिंग जो आपको याद होगी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ थायमीन, तो वी डिस्कस्ड कि जो हमारा आरएनए है वहाँ थायमीन नहीं होगा, वहाँ पे यूरेसिल होगा, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यूरेसिल के प्रेजेंट होने का सिग्निफिकेंस क्या है. हम बात कर रहे थे कि एक तो ये ज़्यादा एनर्जी, यूरेसिल को बनाने में कम एनर्जी लगती है, ज़्यादा एनर्जी थायमीन को बनाने में लगती है, राइट? साथ ही साथ फिर एक क्वेश्चन आता है कि फिर डीएनए में थायमीन क्यों प्रेजेंट है. सो आई होप यू ऑल्सो रिमेंबर दैट पॉइंट, क्योंकि जो थायमीन है उसमें एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट? वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर.
तो क्योंकि थायमीन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो जब हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है और उसकी रिपेयरिंग की प्रोसेस चलती है, तो वो मिथाइल ग्रुप डीएनए डैमेज को आइडेंटिफाई करने में और उसकी रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट्स वाई डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है। और आरएनए तो वैसे ही इतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो उसमें हम ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना चाहते हैं, इसलिए हम थायमीन पहले ही वहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करते। जो हमारा कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, राइट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है दैट व्हाट आर द फीचर्स दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई 3 नंबर में पूछ लेगी, सो हाईलाइट दिस एंड मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब हम बात करें कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसने जेनेटिक मटेरियल के जैसे एक्ट करना है, वो क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगा या उसको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए, राइट। देखो, जो सबसे पहला है एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, राइट। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल के जैसे एक्ट करना है, तो उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, राइट। अलग अलग जो डॉटर सेल्स हैं, अलग अलग जो जनरेशन्स हैं, उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र होना ही होना है। उसके लिए ट्रांसफ़र होने के लिए या आगे अपनी जो जनरेशन है उसको मेंटेन करने के लिए रेप्लिकेट होना ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात करें डीएनए आरएनए दोनों ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि वाई इज डीएनए रिकग्नाइज्ड एज एन स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि केमिकली और स्ट्रक्चरली डीएनए ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए, राइट। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि अब हमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस पता है कि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें ये स्कोप होना चाहिए कि वो स्लो चेंजेस के लिए एरिया दे सके, राइट। क्यों? स्लो चेंजेस को हम बोलते क्या है? म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन क्यों ज़रूरत है? म्यूटेशन की नीड क्या है? एवोल्यूशन के लिए, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि हम हमेशा क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। हमेशा फिटेस्ट का ही सर्वाइवल होता है। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट लाने के लिए क्या ज़रूरत है? हमेशा लगातार कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। से फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ऐसी कंडीशन इमेजिन कर लेते हैं। अभी अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ, चलो हम कहते हैं कि लगातार टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। या लगातार कुछ ऐसा होता जा रहा है कि हमारे बॉडी में उस बॉडी किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की एक्सपैंड होने की ज़रूरत है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है। तो बॉडी पार्ट को अगर एक्सपैंड होने की ज़रूरत है या कुछ मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है, तो वो एक्चुअली होगा कहाँ? डीएनए से होगा। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ 5-10 सालों में हो जाएगा, चाहे 1000 ईयर्स में हो, चाहे मिलियन ईयर्स में हो, बट वो सारा का सारा प्रोसेस होगा कहाँ? डीएनए के थ्रू ही तो होगा, राइट। अगर डीएनए अपने स्ट्रक्चर में म्यूटेशंस अलाउ नहीं करेगा, अगर डीएनए अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस अलाउ नहीं करेगा, तो हम एवोल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। अगर एवोल्यूशन हो नहीं पाएगा, तो हम फिट हो नहीं पाएंगे, एंड अल्टीमेटली इट्स ऑलवेज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। आपने हमेशा से पढ़ा है फ्रॉम द वेरी बेसिक क्लासेस कि हमेशा फिट जो ऑर्गेनिज्म होता है वही एंड में सर्वाइव कर पाता है। तो ये जो म्यूटेशंस आने हैं ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है ताकि एवोल्यूशन होता रहे, राइट। After that, the last is it should be able to express in the form of Mendelian characters, right? अब आपने मेंडेलियन सारे के सारे करेक्टर्स स्टडी किए हुए हैं, तो अगर हम अपने मेंडेलियन करेक्टर की डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करें, राइट, तो हम कहते हैं कि मेंडेलियन करेक्टर एक्चुअली क्या होता है? जो इनहेरिटेड करेक्टर होता है और सिंगल लोकस के कंट्रोल में होता है, उसको हम मेंडेलियन करेक्टर बोलते हैं, राइट। जैसे हमने चैप्टर 5 स्टडी किया था
तो उसमें हम क्या बोलते थे, जब हम मेंडेलियन कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे तो एक डोमिनेंट एलील आ रहा था और एक रिसेसिव एलील आ रहा था। मतलब एक जो ट्रेट था वो मदर से आ रहा था और एक जो ट्रेट था वो फादर से आ रहा था, और अल्टीमेटली दोनों मिलाकर क्या कर रहे थे, एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, राइट। अब हम शुरू करते हैं सारे के सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनालाइज करना शुरू करते हैं फॉर डीएनए एज वेल एज फॉर आरएनए। उसके बाद ये जो हमारे करेक्टर्स है ये और क्लियर हो जाएंगे, और फिर इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर द ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की। तो ये हमें पता है कि बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटारिटी के रूल अप्लाई होता है, राइट। ये हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं दैट ए बाइंड्स विद टी एंड सी बाइंड्स विद जी। तो ए और जो टी होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है और सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ बेस पेयरिंग। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंटारिटी तो होती ही होती है कि ए हमेशा टी के साथ ही बाइंड करेगा और सी हमेशा जी के साथ ही बाइंड करेगा। तो हमें ये पता है कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों अपने डुप्लीकेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों के डुप्लीकेट कॉपीज जो है वो बन सकती हैं, राइट। अब अगर हम इसको वापस ले जाएं, जो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था हर्षी चेस का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हमारे पास एक सामने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि क्या प्रोटीन्स भी जेनेटिक मटेरियल के जैसे एक्ट कर सकते हैं। तो फिर अब याद रखना कि जो प्रोटीन्स हैं वो तो पहले स्टेप पे ही फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो अपने रेप्लिका जनरेट नहीं कर सकते, राइट। डीएनए और आरएनए एटलीस्ट अपनी कॉपीज बना सकते हैं, प्रोटीन्स के लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटीन्स की पॉसिबिलिटी तो पहले पॉइंट पे ही कट आउट हो गई, राइट। उसके बाद आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हम ये बोलते हैं दैट इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यही अपनी बात याद रखनी है आरएनए और डीएनए वाले, कि आरएनए उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल हमारा डीएनए है, राइट। अब बात आती है कि कितना स्टेबल हो जाए कि उसको जेनेटिक मटेरियल के जैसे वो एक्ट कर सके, वो जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम कर सके। हमारा जो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करेगा, कम से कम वो इतना स्टेबल तो हो कि वो लाइफ साइकिल में चेंज नहीं हो, इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो कि हमारी बॉडी की प्रोसेसेस में या हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं आए, या हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको वो एग्जैक्ट मेंटेन करके रख सके, राइट। चलिए, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अब रिकॉल करनी है कि डीएनए की स्टेबिलिटी का आइडिया तो हमें वहीं से लग गया था जब हमने ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। हमने जब ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, आपको याद होगा जो हम बात कर रहे थे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला जो हमने स्ट्रेन डिस्कस किया था, तो हम उसको नाम दे देते ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आपको याद होगा कि हम वहाँ क्या कर रहे थे, हम बैक्टीरिया को हीट किल कर देते थे, राइट, इन ऑर्डर टू टेस्ट। तो जब हम एंड में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले पे आए थे, जब हम थर्ड स्टेज पे आए थे, जब हमने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को यूज़ किया था, साथ ही साथ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को यूज़ किया था, तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट ये आया था, समहाउ जो आर बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एस्ट्रेन बैक्टीरिया, राइट। यही रिजल्ट आया था। बट था एस्ट्रेन को क्या था, एक्चुअली हीट किल्ड बैक्टीरिया था। तो मतलब हीट किल्ड होने के बावजूद भी जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई। मतलब हीट किल्ड होने के बावजूद भी वो डीएनए इतना स्टेबल था दैट इट वाज एबल टू enter inside the R strain bacteria and also make the R strain bacteria virulent, right। वो R strain बैक्टीरिया को virulent बना दिया, मतलब उसने R strain बैक्टीरिया को S strain बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। अब आप सोचो कि जो डीएनए है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो सीधा सीधा कभी कभार ना आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
सीबीएसई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, एनसीईआरटी की ये लाइन देगी एंड द क्वेश्चन वुड बी स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज एविडेंट इन ग्रिफ्थ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि रीजनिंग या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना आंसर जस्टिफाई कैसे करना है, राइट। तो आपका आंसर यही होगा कि हीट किल करने के बाद भी जो हमारा डीएनए था ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, वो आर वाले स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर पाया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा डीएनए है वो स्टेबल है, राइट। चलिए, तो अब हमें ये पता चल गया कि जो डीएनए है अगर वो अलग अलग हो भी जाता है, जैसे हीट हमने प्रोवाइड की तो अगर उसके स्ट्रैंड्स अलग अलग हो भी जाते हैं, लेकिन अगर उसको सूटेबल कंडीशंस वापस दिए जाते हैं या जैसे ही उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलती है, तो हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो वापस आ सकते हैं एंड देन वो अपने फीचर्स अटेन कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट जो दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, जो 2' पे OH ग्रुप प्रेजेंट है आरएनए में, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप है और वो क्या करता है, आरएनए को लिबाइल बना देता है। मतलब बहुत जल्दी इजीली वो जो हमारा आरएनए है वो डिग्रेड कर जाता है। सी, अगर कहीं भी OH प्रेजेंट होगा, OH ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो अगर आरएनए बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा तो वो अपने जो ओरिजिनल फीचर्स होंगे, अपने ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज होंगे, उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेवरेट या बहुत ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं रह पाता। डीएनए कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है और आरएनए के मुकाबले कम ज़्यादा स्टेबल है, राइट। सो आउट ऑफ दिस ऑब्वियसली डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल, राइट। इन एडिशन टू दैट यू रिमेंबर, अभी हमने डिस्कस किया था when we were discussing about the basic differences in the structure of RNA and DNA, I told you कि हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि यूरेसिल की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है। तो ये थायमिन क्या करता है, एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को, ओके। क्योंकि डीएनए डैमेजिंग और डीएनए रिपेयर में थायमिन ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज ऑफ एन एडिशनल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट। अब ये जो हमने सारा का सारा डिस्कस किया है ना, यहाँ से आपके पास कुछ क्वेश्चंस की अलग अलग फॉर्म्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन जो आ सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द आइडियल जेनेटिक मॉलिक्यूल, राइट। तो वो जो हमने अभी 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद एक फॉर्म जो और आ सकती है कि आरएनए इतना ज़्यादा जेनेटिक, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, राइट। या फिर आरएनए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले क्यों नहीं करता। तो आप बताओगे कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए उतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है या उतना ज़्यादा एक्सेप्टेड क्यों नहीं है। उसके बाद अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल मिलता है, राइट। ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आ सकता है। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन जो आपसे इसी टॉपिक में से पूछा जा सकता है कि डीएनए ही ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा एक्सेप्टेड जेनेटिक मटेरियल क्यों है। तो वो भी फिर आपको सारा बताना पड़ेगा, उसमें फिर आप थायमीन वाला भी कंसीडर करोगे, स्टेबिलिटी भी कंसीडर करोगे, मतलब क्वेश्चंस टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म अलग अलग है कि आरएनए क्यों नहीं, डीएनए क्यों, राइट। या फिर जो आपके फीचर्स हैं कि आइडियल फीचर्स क्या होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल के, वो आपको बताने पड़ेंगे। आफ्टर दैट वी जस्ट डिस्कस्ड कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए हमारे आइडियल जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो उसमें एक फीचर था कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एवोल्यूशन के लिए स्कोप प्रोवाइड करे, राइट। एवोल्यूशन के लिए अगर स्कोप प्रोवाइड करना है तो हमें किसको अलाउ करना है, म्यूटेशंस को अलाउ करना है। तो अब हमें ये पता है कि चाहे हमारा डीएनए हो चाहे हमारा आरएनए हो, दोनों ही म्यूटेट कर सकते हैं, राइट। बट आरएनए क्योंकि ज़्यादा अनस्टेबल है तो आरएनए कैन म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ऐसे वायरसेस जिनके पास आरएनए जीनोम है वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी इवॉल्व कर जाते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ऐसे डिसीजेस जिनका कॉजेटिव एजेंट वायरस होता है, कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। राइट, रेट्रोवायरस को हम क्या बोलते हैं? उसका मतलब क्या होता है कि जिनके पास जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ओके, तो वो उनके जो ट्रीटमेंट है वो निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, ट्रीटमेंट ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो म्यूटेट इतनी जल्दी कर जाते हैं। इतनी जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं तो इतनी जल्दी अपनी फॉर्म चेंज करते जाते हैं कि एक बार रिसर्च करके उनके अगेंस्ट कोई थोड़ा सा ट्रीटमेंट ढूंढा जाता है तो थोड़े टाइम बाद उनकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है। कि हम कोई मेडिसिन बनाएं, हम कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश करें तो वो म्यूटेट करके अपना फॉर्म चेंज कर जाते हैं। तो इसकी वजह से कुछ डिसीजेस के अगेंस्ट, कुछ वायरसेस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी। राइट, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेट करता जा रहा है, वो इतनी जल्दी जल्दी इवॉल्व करता जा रहा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका HIV। राइट, क्या करता है? आरएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल। आरएनए ऑलरेडी इतना अनस्टेबल है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, इतनी जल्दी म्यूटेट करता है और इतनी ही जल्दी इवॉल्व कर जाता है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें करेक्टर्स की, तो आरएनए आपको पता है हम ऑलरेडी सेंट्रल डॉग्मा स्टडी कर चुके हैं। सेंट्रल डॉग्मा हम जब स्टडी करते थे तो उसमें क्या होता था? डीएनए से आरएनए बनता था और उसको हम क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से क्या बनता था? प्रोटीन्स बनते थे, उसको हम क्या बोलते थे? ट्रांसलेशन। राइट, तो आरएनए प्रोटीन्स के लिए डायरेक्टली कोड कर सकता है, ये हमें पता है क्योंकि हम सेंट्रल डोग्मा स्टडी करके आए हैं। तो इसलिए जो आरएनए है वो करेक्टर्स को इजीली एक्सप्रेस कर सकता है। राइट, करेक्टर्स एक्चुअली एक्सप्रेस होंगे कैसे? प्रोटीन्स की फॉर्म में ही तो होंगे। जो भी मैसेज होगा, जो भी प्रोटीन्स बनने होंगे वो एक्चुअली आएंगे कहाँ से? कहीं ना कहीं तो पीछे कोड होगा, चाहे वो आरएनए में हो चाहे वो डीएनए में हो। तो आरएनए किसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। अगर उसके पास कोड है तो वो राइबोसोम्स की हेल्प से सीधा सीधा प्रोटीन्स बना सकता है। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें कि अगर डीएनए को अपने कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करने हैं तो डीएनए इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन आरएनए। राइट, अगर मैं बात करूं कि डीएनए के थ्रू कुछ प्रोटीन्स बनने हैं तो डीएनए ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा सीधा जाके अपने प्रोटीन्स बना लेगा। डीएनए को करना क्या पड़ेगा? डीएनए को स्पेसिफिकली पहले आरएनए बनाना पड़ेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाएगा और वो एमआरएनए आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो मतलब जो हमारी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो मशीनरी एक्चुअली किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? आरएनए के अराउंड। राइट, क्योंकि आरएनए के बिना हम प्रोटीन सिंथेसिस इमेजिन नहीं कर सकते। इन द नेक्स्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ द चैप्टर हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस है और क्या क्या फैक्टर्स हैं विच रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। वहाँ पे आपको आरएनए का रोल और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, आपको वहाँ पे आरएनए का सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कैसे आरएनए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो अब हमें ये तो समझ आ गया है कि जो हमने फीचर्स डिस्कस किए थे, देखो फीचर्स जो हमने आइडियल जेनेटिक मटेरियल के थे वो तो दोनों में ही है, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, बट रिमेंबर कि प्रोटीन्स में नहीं है। राइट, अच्छा, इन एडिशन टू दैट जो अभी लास्ट टॉपिक था उसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम क्यों नहीं कर सकता। राइट, क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, इन व्यू ऑफ द फीचर्स related to the ideal genetic material justify that why protein cannot be the ideal genetic material। तो हम तो पहले पॉइंट पे ही हमने उसको रूल आउट कर दिया था कि इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। राइट, हो सकता है एक नंबर में आ जाए, हो सकता है दो नंबर में आ जाए, वो ज़रूरी नहीं है। एमसीक्यू में भी आपसे कोई पूछ सकता है, बट आपको याद रखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अप्लाई करने की ज़रूरत है। राइट, तो अब हमने जब देखा कि जो डीएनए या आरएनए था दोनों में
ये जो हमारे फीचर्स हैं वो मिलते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट स्टिल हमें ये देखने को मिलता है कि डीएनए मोर स्टेबल है, इसलिए डीएनए इज द प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल, राइट। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें डीएनए मिलता है। और अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, मतलब जैसे हमें प्रोटीन्स बनाने हैं या फिर हमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, आरएनए बेटर होता है, क्योंकि वो फटाफट करेक्टर्स को एक्सप्रेस करा देता है बाय सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन्स, राइट। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आरएनए वर्ड। थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि आरएनए है, डीएनए है, दोनों के अलग अलग फीचर्स है, कहीं पे डीएनए बेटर है, कहीं पे आरएनए बेटर है। तो फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि जब एवोल्यूशन हो रहा था तो वहां पे पहले क्या आया, वहां पे पहले आरएनए आया या वहां पे पहले डीएनए आया, राइट। क्योंकि अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर क्या पहले डीएनए ही था, तो फिर डीएनए था तो फिर वहां से आरएनए बना, तो आरएनए तो कंपैरेटिवली अनस्टेबल है, तो स्टेबल से अनस्टेबल बनने की क्या जरूरत थी, या फिर पहले आरएनए था और फिर वहां से और ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया डीएनए। तो इसको तो जब आप हायर क्लासेस में केमिकल एवोल्यूशन स्टडी करते हो, वहाँ पे आपको पता चलता है कि एक्चुअली आरएनए जेनेटिक मटेरियल था सबसे फर्स्ट, उसके बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करा तो डीएनए आया, राइट। तो दिस इज द लाइन दैट यू शुड रिमेंबर, दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जब हम अपने एवोल्यूशन को डिटेल में स्टडी करते हैं, साथ ही साथ अब हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जैसे बहुत सारी हमारी प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है ना, आरएनए के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, राइट। सबसे पहले हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए ही था, जो कैटलिस्ट का काम करता था, मतलब बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फटाफट करवा देता था, उनको फटाफट कंप्लीशन की तरफ ले जाता था, राइट। आज भी हमारे पास अगर हम बात करें, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो आरएनए के थ्रू कैटालाइज होती हैं, ना कि प्रोटीन्स के थ्रू। बट क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट के तरह से काम करता है, तो आरएनए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। ओएच ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आरएनए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी है, तो वो अनस्टेबल की तरफ से स्टेबल की तरफ मूव कर गया। तो स्टेबल जो मॉलिक्यूल अल्टीमेटली आया, उसमें क्या हुआ, जो ओएच ग्रुप था वो रिमूव हो गया सेकेंड पोजीशन से। OH ग्रुप सेकंड पोजीशन से रिमूव हो गया, तो फिर क्या बना, डीऑक्सी। डीऑक्सी से क्या आया, डीएनए। सो डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, कैसे, बाय सम केमिकल मॉडिफिकेशंस इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। साथ ही साथ डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड भी है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ए और टी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों के साथ में एफिनिटी है, सी और जी की भी साथ में एफिनिटी है, राइट। वहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए उनमें फर्दर चेंजेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं, और वहाँ पे रिपेयर की प्रोसेस भी लगातार चलती है, इसलिए डीएनए इज़ द favorable or the preferred genetic material, okay। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रेप्लिकेशन का टॉपिक है। इसमें जो रेप्लिकेशन है कि हमारा जो डीएनए वो रेप्लिकेट कैसे कर जाता है, तो इसके लिए वॉटसन एंड क्रिक ने ही स्कीम प्रपोज की थी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, तो ये स्टेटमेंट कोई पूछता नहीं है, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस that the specific pairing we have postulated, कि जो हमने specific pairing बताई है, immediately suggest a possible copying mechanism for genetic material, कि जो हमने base pairing बताई है, उन्होंने ही डीएनए का मटेरियल, उन्होंने ही डीएनए का मॉडल सजेस्ट किया था कि ये मॉडल है, कि इस बेस पेयरिंग के थ्रू एक कॉपिंग मैकेनिज्म हम डीएनए के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रिमेंबर की जो रेप्लिकेशन का मेथड था वो भी वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया था। तो इस स्कीम में हमें क्या समझ आया था, इस स्कीम में उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि जो दो स्ट्रैंड्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे,
और फिर दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के जैसे काम करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, राइट। जो नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनने हैं उसके टेम्पलेट के जैसे काम करेंगे। टेम्पलेट मतलब कैसे, जैसे आप समझ लो कि मॉडल के जैसे काम करेंगे, मतलब एक आइडियल के जैसे काम करेंगे कि उससे आइडिया लेकर आगे क्या होगा, आगे वो अपनी सिंथेसिस करेंगे, राइट। तो अगर एक रेप्लिकेशन के हम एंड की बात करें, रेप्लिकेशन के एंड पे हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। मतलब क्या हुआ, सी फॉर एग्जांपल एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, राइट, और उसके बाद एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, राइट। अब आप सोचो कि इसको रेप्लिकेट करना है, इसको रेप्लिकेट करना है तो क्या होगा, पहले तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों के अलग अलग होते ही क्या होगा, एक रेड वाला अलग हो गया और एक ग्रीन वाला अलग हो गया, ठीक है। अब होना क्या है, अब रेप्लिकेशन होनी है। रेप्लिकेशन की जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। बट एट दिस पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। कैसे बनेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से, राइट। एक्चुअली बैकबोन बनी किसकी है, न्यूक्लियोटाइड्स की तो बनी है। तो अगर यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनना है, इसको रेप्लिकेट करना है, तो ज़रूरत क्या है, और न्यूक्लियोटाइड्स आए। न्यूक्लियोटाइड्स तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अटैच भी कैसे हो जाएंगे, बेस पेयरिंग की हेल्प से। मतलब अगर ATCG प्रेजेंट है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे। रिमेंबर जब हम PCR की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फैसिलिटेट कराएगा रेप्लिकेशन की और लाइगेज इनको जोड़ता जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर अब ये होगा कि यहाँ पर एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड आ जाएगा, राइट। मतलब नए वाले न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, इसके साथ भी नए वाले न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, राइट। तो अब जो हमारे, पहली बात तो एक डीएनए से कितने बन गए, दो डीएनए बन गए, राइट। आप जो दोनों मॉलिक्यूल में देखो, दोनों में एक तो पैरेंटल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रेड वाला पैरेंटल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ग्रीन वाला पैरेंटल मॉलिक्यूल है, राइट। और दोनों में ही एक एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। मतलब इसमें भी एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ब्लू कलर का और इसमें भी एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ब्लू कलर का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कॉन्जर्वेशन, इस टाइप के रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कुछ कुछ तो कंजर्व हो रहा है, क्या कंजर्व हो रहा है, एक एक स्ट्रैंड तो पेरेंट्स का कंजर्व हो रहा है, दैट्स वाई कॉन्जर्वेटिव। लेकिन सेमी है क्योंकि जो एक एक स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, राइट। तो कुछ पार्ट पेरेंट का आ रहा है, कुछ पार्ट न्यूली जनरेट हो रहा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। तो ये जो सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है, इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म और इसका प्रूफ, कि सबसे पहले तो इसका प्रूफ देने की जरूरत थी कि क्या हमारा डीएनए सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है या नहीं करता। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।